चलिए, आज हम बात करेंगे व्यक्ति को जीवन में कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सा कर्म करने से उसको सबसे ज्यादा लाभ होगा। और बेसिकली हम दशम भाव के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात जब आती है, अगर कोई भी व्यक्ति आपसे ये पूछता है कि भाई मुझे ये बताइए मैम कि कौन से भाव मतलब कौन सा कार्य मुझे सूट करेगा, कौन से जो है बिजनेस मैं करूं या मैं जॉब करूं या मैं क्या करूं, तो आप क्या बोलेंगे उसको। लिखिए, दशम भाव। आवाज आ रही है आपको मेरी, क्लियर है? यस मैम। ओके, दशम भाव या कार्य। ये कार्य कुछ भी हो सकता है, ये कार्य नौकरी से संबंधित भी हो सकता है, प्राइवेट। ये कार्य बिजनेस भी हो सकता है, ये कार्य सरकारी नौकरी की तैयारी करना भी हो सकता है। बहुत सारे कार्य व्यक्ति अपने जीवन में आजीविका चलाने के लिए जो भी क्रियाकलाप करता है वो सब कर्म, उसके कर्म या उसकी कार्य की श्रेणी में आ जाते हैं। क्लियर है? यस मैम। वो कार्य कुछ भी हो सकता है। कोई भी व्यक्ति जो दशम भाव होता है वो फ्री विल का हाउस होता है। फ्री विल का हाउस इसलिए कहा जाता है कि आप देखिए कि जो दशम भाव की राशि होती है इसमें कौन सा ग्रह उच्च का होता है? मंगल। मंगल उच्च का होता है ना 10th में, मकर राशि में। यस मैम। हाँ, ठीक है। तो क्या करता है व्यक्ति को कार्य करने के लिए, क्या चाहिए होता है? उसकी बुद्धि चाहिए होती है, उसका साहस चाहिए होता है। इसके साथ साथ उसको क्या होता है, उसको कहीं ना कहीं पराक्रम की आवश्यकता होती है। बिना हिम्मत किए, बिना पराक्रम किए कोई भी कार्य करना क्या है? बेकार है। कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता बिना हिम्मत के, बिना पराक्रम के। इसलिए दशम भाव के अंदर मंगल उच्च का होता है और गुरु नीच का होता है। क्यों? क्योंकि वो जो भाव है वो फ्री विल का भाव है। जब मैंने आपको कुंडली बनाना सिखाया तो मैंने क्या कहा था आपको? सबसे पहले मैंने आपको दो चीजें बताई थी, बहुत ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। जब भी हम काल पुरुष की कुंडली बनाते हैं तो काल पुरुष की कुंडली के अंदर हम क्या करते हैं? जब भी हम काल पुरुष की कुंडली बनाते हैं तो सबसे पहला जो भाव आता है वो किसका आता है? मेष राशि का, है ना। मेष आती है सबसे पहली राशि, और सबसे पहले जो लॉर्ड आता है वो मंगल आता है। इसका मतलब ये है कि कुदरत जो जन्म लेती है, वो जो भी व्यक्ति जन्म लेता है माँ की कोख से, जो भी व्यक्ति अपना जीवन लेता है अपने कर्म करने के लिए, उस वहां पर किसका रोल होता है? सबसे पहले मंगल का रोल देखा जाता है, ठीक है। आप देखिए, प्रथम भाव की राशि यानी कि जन्म, जातक यानी कि मैं, किसके अंडर है? मंगल के अंडर। फिर 2 नंबर शुक्र, फिर 3, फिर 4, फिर 5। इस तरीके से व्यक्ति अपने जीवन में सभी सुखों को भोगते हुए, आप ये देखिए इस तरफ के जो भाव हैं, सभी सुखों को, जब मैंने जन्म लिया तो मैं सारे सुख भोगते हुए यहाँ तक आ गया। कहाँ तक? सप्तम भाव तक। यहाँ मेरी संतान भी हो गई, मेरा विवाह भी हो गया, मेरी आजीविका भी हो गई, मेरे मकान भूमि वाहन भी हो गए, मेरे भाई बहन भी आ गए, सब कुछ इसके अंदर आ गए। अब आ गया अष्टम भाव। अष्टम भाव में वृश्चिक राशि आई, इसका भी स्वामी मंगल है। यानी कि मेरे जन्म का अधिकार और मेरी मृत्यु का अधिकार दोनों किसके पास चले गए? मंगल के पास। क्लियर है सबको? यस मैम। मैम रिकॉर्डिंग चालू है? हाँ जी, रिकॉर्डिंग चालू, ठीक है। तो मेरे जन्म का अधिकार और मेरी मृत्यु दोनों का ही अधिकार क्षेत्र किसके पास चला गया? मंगल के पास। इस बीच में सारी राशियों के दो दो भाव हो चुके हैं। अब इसके बाद किसका आता है?
नंबर 9 किसका आता है? गुरु की राशि यहां से शुरू हुई, बीच में शनि आ गए। शनि क्यों आ गए? 11, 10 और 11 में शनि आ गए, 12 में फिर। यानी कि जब मैं यहां से यहां तक की यात्रा करके, अब मैंने ये पहले से लेकर के अष्टम भाव तक की यात्रा अपनी पूर्ण कर ली। अब मैं पहुंचा किसके पास? गुरु के पास में। क्यों? क्योंकि गुरु को 2 भाव दिए गए। कौन कौन से? एक तो धर्म का भाव, एक मोक्ष का भाव। ठीक है। अब क्या है, मोक्ष में जाने से पहले मोक्ष का अधिपति किसको बना दिया? गुरु को। अब यहाँ पर जाने से पहले मेरी मृत्यु यहाँ हुई है, अब मुझे किन किन रास्तों को पार करना पड़ेगा? किन किन रास्तों को पार करना पड़ेगा? मुझे गुरु के पास जाना पड़ेगा कि मैंने अपने जीवन में धर्म का निर्वाह कितना किया है, मैंने कितना धर्म अपनाया, कोई भी कार्य क्या मैंने धर्म के अनुरूप किया है? धर्म का मतलब ये नहीं होता कि मैं हिंदू, ये मुसलमान, ये सिख, ये ईसाई, ये धर्म नहीं है। धर्म का मतलब है कि क्या सही है और क्या गलत है, शास्त्रों के अनुसार, वेदों के अनुसार, समाज की स्थिति को देखते हुए क्या मैंने वो कार्य धर्म अनुसार यानी कि धर्म के आचरण पर चलते हुए किया है। ठीक है। इसका हिसाब देने के लिए मुझे भेजा जाता है शनि के पास। शनि सबसे स्लो चलने वाला प्लैनेट। अब आप देखिए तो बाद के चारों जो भाव हैं, ये किसको दिए गए हैं? दोनों धीरे चलने वाले ग्रहों को। गुरु भी धीरे चलता है और शनि भी धीरे चलता है। अब शनि एक राशि में 2.5 साल रहता है, आराम से उसको पूरा का पूरा 30 और 30 60 डिग्री पूरी की पूरी शनि को दे दी गई है। शनि क्या करता है? सबसे पहले आपके कर्मों का हिसाब लेता है, आपके कर्म देखता है, पिछले जन्म, उससे पिछले जन्म, उससे पिछले जन्म, उससे पिछले जन्म, 100 जन्मों के कर्मों का हिसाब शनि आपसे लेता है। फिर उसके बाद देखेगा कि अभी आपके अंदर कितनी इच्छा शक्ति बाकी है, इन कर्मों का कितना लाभ आपको मिला जीवन में, ये लाभ देगा आपको। यहाँ पर इन किए गए कर्मों का लाभ आपको 11वां भाव देता है। 11वें भाव का शनि, जिसको कहते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि का क्या मतलब होता है? घड़ा। आप देखिए घड़ा किसके सामने है? सूर्य के सामने, सूर्य के बिल्कुल सामने कुंभ राशि। सूर्य क्या है? आत्मा। यानी कि आत्मा किससे जुड़ी हुई है? आत्मा घड़े से जुड़ी हुई है। घड़े क्या है? हमारे कर्मों की पोटली। जैसे ही घड़ा फूटेगा तो हम क्या करेंगे? उसी के अनुसार पता चलेगा, शनि हमको धकेल देगा कि हमको मोक्ष मिलेगा या फिर पुनर्जन्म होगा। क्लियर है आपको? इसलिए ये जो कर्म भाव है, इसको फ्री विल का भाव भी कहते हैं। फ्री विल का क्या मतलब होता है? फ्री विल का मतलब होता है कि बिल्कुल आत्मनिर्भरता से आजाद होकर के कोई भी कार्य करना। कोई भी कार्य मतलब फ्री विल, मेरी आत्मा कोई भी कार्य करने के लिए आजाद है। मैं जीवन में अपने मित्रों से, अपने पिता से, अपने माता से, अपने भाई बंधुओं से सबसे सलाह तो लूंगा, लेकिन मेरे जो कर्म हैं, वो उसका जो भुगतान है वो घर में किसी और को नहीं करने को मिलेगा, कोई और नहीं कर सकता। मेरे कर्म है तो भुगतूंगा भी मैं ही। समझ गए? Yes, ma'am. हम्म। चलिए, अब कर्म को कैसे देखते हैं? दशम भाव कर्म बहुत जीवन में, सभी के जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट भाव माना जाता है कर्म भाव। आजीविका के लिए हम कर्म करते हैं, जीवित रहने के लिए हम कर्म करते हैं, अपने रिश्ते बचाए रखने के लिए हम कर्म करते हैं। सब कुछ आपका, जब से आप पैदा हुए तब से लेकर के, पहली सांस लेने से लेकर के अंतिम सांस लेने तक मनुष्य हर पद पर अपना कर्म करता रहता है। लेकिन कर्म कैसा है? क्या वो कर्म शास्त्र अनुसार है? क्या वो कर्म धर्म अनुसार है? क्या वो कर्म सही है? क्या वो कर्म किसी को के लिए, आपने जो कर्म किया, आपने जो सांस ली,
आपने जो सांस छोड़ी, क्या वो किसी और के लिए हानिकारक थी? आपने जो कर्म किया, क्या उसका भुगतान किसी और को करना पड़ा? तो ये तय कौन करता है? शनि करता है। बात किसकी है? मकर राशि की। यहाँ पर मकर राशि की बात हो रही है। ठीक है, चलिए। अब व्यक्ति को किससे संबंधित कार्य करना चाहिए? ठीक है, तो सबसे पहले तो पहला सूत्र क्या कहता है कि लग्न देखिए आप किसी भी व्यक्ति का। मैं हमेशा बोलती हूँ हर भाव के लिए, कोई भी भाव आप देखेंगे तो आप देखिए लग्न, कुंडली के में कौन कौन से देखिए, लग्न देखिए, चंद्रमा देखिए और सूर्य देखिए। ये तीन चीजें, ठीक है, में से जो अधिक बलवान होगा, कौन कौन? लग्न अधिक बलवान हो, चंद्रमा की स्थिति अधिक बलवान हो या सूर्य, जो अधिक बलवान होगा उससे संबंधित कार्य जातक को करना चाहिए। ठीक है, दूसरा, एक्चुअली ये दूसरा है और ये नीचे वाला पहला। पहला D1 चार्ट के दशम भाव से संबंधित कार्य कर सकते हैं। पहला। दूसरा, लग्न चंद्रमा और सूर्य में से जो भी अधिक बलवान होगा, ठीक है, बलवान हो, उससे संबंधित कार्य भी व्यक्ति अपने जीवन में कर सकता है। फिर आप देखिए कि दशम भाव का स्वामी यानी दशमेश D1 चार्ट में जहां बैठा है, जहां बैठा है उस राशि का स्वामी D9 यानी नवमांश कुंडली में नवमांश कुंडली में कहाँ बैठा, उससे संबंधित कार्य भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र। अगर दशम भाव में, यदि दशम भाव में चर राशि है, एक, 4, 7, 10, तो जातक को व्यापार करना चाहिए। नेक्स्ट, दशम भाव में स्थिर राशि है,
2, 5, 8, 11। तो नौकरी करना चाहिए। और यदि द्विस्वभाव राशि है तो दोनों कर सकते हैं। तो दोनों कर सकते हैं, जिसकी भी स्थिति ज्यादा बलवान होगी। ऐसे व्यक्ति को दोनों कार्य करने से फायदा होता है। ऐसे व्यक्ति नौकरी भी करते रहते हैं, साथ में अपना कुछ छोटा मोटा काम भी करते रहते हैं। यदि दशम भाव में कोई ग्रह बैठा है, स्थित है, तो व्यापार करना चाहिए, व्यवसाय। और यदि कोई ग्रह नहीं बैठा है तो नौकरी करे। तो नौकरी करेगा तो उसको ज्यादा सफलता मिलेगी। नंबर 7 सूत्र। यदि लग्नेश व दशमेश आपस में संबंध बनाए तब जातक व्यवसाय व नौकरी दोनों में सफलता प्राप्त करता है। यदि बुध या चंद्रमा का प्रभाव लग्न या लग्नेश पर पड़े तो जातक को व्यवसाय करना चाहिए, क्योंकि दोनों वैश्य ग्रह है ना। इनका जो वर्ण है वो वैश्य है। तो वैश्य क्या होते हैं? कन्या बुद्धि, यानी कि व्यापार बुद्धि। ऐसे जो जातक है जिनका भी बुध का या चंद्रमा का प्रभाव किस पर हो? 10th हाउस पर हो, उनको व्यापार करना चाहिए और वो लोग व्यापार या व्यवसाय में बहुत सफलता भी हासिल कर रहे हैं। नोट डाउन करिए फटाफट।
हो गया? मैम थोड़ा सा थर्ड वाला पॉइंट दिखाइए ना थोड़ा सा। अच्छा, एक मिनट। देखिए, हो गया मैम। हो गया? सभी को ये चीज क्लियर हुई? पहले ये बताइए आप लोग। यस मैम। एक हो बार गया पढ़ मैम, लीजिए ऊपर वाला। सभी सूत्रों को, फिर आगे बढ़ते हैं। जी मैम। मैम जैसे इसमें है कि दशम भाव में कोई ग्रह बैठा है तो व्यापार करना चाहिए। हाँ जी। अब कोई ग्रह बैठा है लेकिन राशि वहां पर स्थिर है, हम्म। तो जैसे स्थिर राशि है तो आपने कहा नौकरी करनी चाहिए, हम्म। और कोई ग्रह भी आप वहां पे देखिए जो बैठा ग्रह है। बैठा है उसकी पोजीशन कितनी स्ट्रांग है। देखिए जो राशि है वो तो फिक्स हो गई वहां की, हम्म, लेकिन जो ग्रह है वो कैसा है? मित्र राशि का है, शत्रु राशि का है, उच्च का बैठा है। मान लीजिए उच्च का बैठा है, जो ग्रह बैठा है ना? हम्म, तो ऐसे हम्म, में, और स्थिर राशि है, तो ऐसे में व्यक्ति को क्या होगा? नौकरी में और व्यवसाय में दोनों में लाभ मिलेगा, दोनों का लाभ मिलेगा जातक को। ठीक है? कई बार ऐसा जातक पता है कैसा काम करता है। अब नौकरी की बात आई, अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो ठेकेदारी करेगा, सूर्य वहां पर बैठ गया, तो सूर्य वाला व्यक्ति आपको क्या लगता है कि वो केवल बिजनेस करेगा या वो केवल नौकरी करेगा? नहीं करेगा। ऐसा व्यक्ति ठेकेदारी कर सकता है, ऐसा व्यक्ति राजनीति में आ सकता है। समझ रही है? तो ना राजनीति क्या, ना तो नौकरी है, ना ही व्यवसाय है। समझ रहे? इस तरीके से देखा जाता है। चलिए, हो गया? आगे बढ़ो। आपको मैंने ग्रहों के कार्य तो लिखवाए थे ना? कौन से ग्रह से क्या कार्य किया जाता है ये लिखवा था ना मैंने शुरुआत में, बेसिक में। बुध है तो टीचिंग, ये सब कराया था ना, गणित का। हाँ लिखवाया तो था। जी मैम। हाँ, याद ही नहीं, आप लोग देखते नहीं है पीछे पलट के। हम्म। पढ़िए फटाफट, एक बार नजर मार लीजिए, फिर मैं आगे बताती हूँ। अब यहाँ पर एक सूत्र और कार्य करता है। सूत्र ये कहता है कि अगर आपको उच्च पद चाहिए तो आपकी कुंडली का छठा भाव और षष्ठेश भी मजबूत या बलवान स्थिति में होने चाहिए। क्यों? क्योंकि नवम का दशम भाव है ये। नौवें भाव का जो दशम है वो 6th हाउस है। ठीक है? और 10वें भाव का 9वां भाव है ये, यानी कि दशम भाव का 9वां भाव यानी कि भाग्य स्थान है 9वां, और 9वें भाव का दशम भाव है। इसलिए कभी कई बार किसी जातक की पदोन्नति देखने के लिए, उसकी प्रमोशन वगैरह देखने के लिए छठे लॉर्ड को, छठे भाव को भी देखना जरूरी होता है। अब बात यह है कि नौकरी कब लगेगी, किसी भी व्यक्ति की नौकरी कब लगेगी?
तो एक तो डबल गोचर लगा करके देखिए, गुरु और शनि दोनों मिलकर के जब भी व्यक्ति के 10th हाउस को देखेंगे तब उस व्यक्ति की नौकरी लगनी चाहिए। या तो चंद्रमा को देखें शनि और गुरु, या लग्न को देखें, या दशम भाव को देखें। तब ऐसे व्यक्ति की नौकरी लगने का और प्रमोशन होने के दोनों के चांसेस बहुत स्ट्रांग बनते हैं। और अगर दशा और अंतरदशा दोनों में इस तरीके का योग बना हुआ है, मतलब 10th हाउस आ ही रहा है, उसमें 10th हाउस का संबंध आ रहा है, या 10th में बैठे हुए ग्रह का संबंध आ रहा है, तो आप ये समझ लीजिए कि निश्चित तौर पर होगा ही होगा। उससे टाइम कैलकुलेट भी किया जा सकता है दशा अंतरदशा में। चलिए, अब कुछ सूत्र बनते हैं जो व्यक्ति को एक अच्छी सामाजिक स्थिति आपस में समाज में दिलाते हैं। अब वो क्या होते हैं, हेडिंग डालिए। नेक्स्ट लिखिए, उच्च सामाजिक स्थिति। पहला सूत्र, यदि लग्न यदि लग्न चंद्रमा और दशमेश आपस में संबंधित हो, तो ऐसे व्यक्ति का समाज में बहुत उच्च पद की प्राप्ति होती है। कौन कौन, लग्न हो, चंद्रमा हो और दशमेश हो। दूसरा सूत्र, दशम भाव में सूर्य उच्च अथवा स्वराशि में हो। नेक्स्ट, द्वितीय दशम और एकादश में शुभ ग्रह हो, तो ऐसा व्यक्ति एक बहुत संपन्न परिवार में जन्म लेता है। केंद्र त्रिकोण की युति हो या नीचभंग राजयोग हो या विपरीत राजयोग हो,
या राशि परिवर्तन योग हो, तो ये सब व्यक्ति को समाज में उच्च स्थिति दिलाते हैं। ठीक है, अब इनके साथ साथ कुंडली के कौन कौन से भावों का अध्ययन किया जाना चाहिए? लग्न का, सेकंड का, फोर्थ का, क्योंकि दशम का ऑपोजिट है वो, 10th का, 6th का और 11th का। नोट करिए फटाफट। मैम 11th के बाद कुछ नहीं है? नहीं, बस इतने भाव हो गए ना, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, 6th, 10th और 11th। अब ग्रह कौन कौन से कार्य करते हैं, ग्रहों की बात करते हैं। कौन कौन से ग्रह? सूर्य, क्यों? सरकारी नौकरी, उच्च पद, राजनीति, सबके लिए क्या देखते हैं? सूर्य। फिर कौन देखते हैं? चंद्रमा। फिर शनि। राहु। राहु क्यों? अगर राहु 10th हाउस में बैठा हो, ऐसा व्यक्ति औषधि से संबंधित जानकारी रखता है। गुरु, ऐसा व्यक्ति जीवन बचाने का कार्य करता है। अगर गुरु का संबंध किसी भी प्रकार से दशम भाव से बने। हो गया? लिख लिए सारे सूत्र? यस मैम। चलिए। अब आपको कुछ स्पेशल सूत्र लिखाती हूँ। स्पेशल सूत्र कैसे? कि मान लीजिए आपको देखना है किसी की कुंडली में डॉक्टर बन गए, तो भाई चलिए लिखिए यहाँ पर,
शुक्र आभूषण का व्यापार। शुक्र प्लस चंद्रमा की युति, मतलब शुक्र तो यहाँ पर देते ही है, लेकिन अगर शुक्र प्लस चंद्रमा की युति 10th हाउस के अंदर हो रही है तो ऐसे व्यक्ति को आभूषण के ही व्यापार से आजीविका होती है और कार्य आगे बढ़ता है। अब कुछ सूत्र, महत्वपूर्ण सूत्र 10th हाउस से संबंधित या आपके कार्य से संबंधित, ये भी कह सकते हैं। क्या? क्या कहता है? फल दीपिका ये कहती है कि तुला का चंद्रमा, यानी कि तुला राशि है, का चंद्रमा यदि शुक्र से दृष्ट हो तो जातक व्यापारी होता है। दूसरा, चंद्रमा और मंगल की युति व्यापार में वृद्धि करती है। चंद्रमा और बुध कृषि का कार्य भी कर सकते हैं, कृषि संबंधित कार्य। एक सूत्र लिखिए, यदि कुंडली में शनि बली नहीं है, बली ना हो, तो और इसका दशम और या दशमें से संबंध हो, ऐसे लिखिए, एवं इसका दशम या दशमेश से संबंध हो, तो जातक को स्वयं का कारोबार नहीं करना चाहिए।
नहीं करना चाहिए। यदि कुंडली में, आप लोग को आवाज आ रही है ना मेरी? जी मैम। ओके। 5 या 5 से अधिक ग्रह सप्तम से 12वां भाव कौन सा होगा? छठा। छठे भाव में हो और दशम भाव या दशमेश पर शनि का प्रभाव ना हो तो जातक को अपना स्वतंत्र व्यापार करना चाहिए। ठीक है। अब एक बार फटाफट पढ़ लीजिए आप लोग। क्लियर है सबको? कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन है यहाँ तक किसी का? मैम अगर 10th हाउस से कोई रिलेशन बन रहा है शनि का तो गुड है और बैड है। मतलब क्या बोल मतलब रहे हैं? शनि अगर 10th हाउस में बैठा हुआ है ठीक है। अच्छी कंडीशन में, हम्म। तो ये जॉब को कुछ डिले करता है या ऐसा कुछ है? हाँ बिल्कुल। जॉब को देखिए, डिले तो शनि के प्रवृत्ति है ना, लेकिन ये जान लीजिए कि अगर शनि का संबंध आपके नवम भाव या दशम भाव से बनता है, शनि की पोजीशन अच्छी है, इन भावों को किसी भी प्रकार से देखता है या यहाँ का स्वामी है तो व्यक्ति को थोड़ा डिले मिलेगा सब कुछ, लेकिन जो मिलेगा वो बहुत हाई क्लास होगा, बहुत उच्च मिलेगा। साथ में ऐसा मिलेगा जो अनएक्सपेक्टेड होगा और घर से दूर मिलता है, जन्म स्थली से दूर ऐसे व्यक्ति को सफलता मिलती है। ठीक है।
क्लियर है? यस मैम। मैम जन्म स्थल का मतलब यही होता है ना कि जैसे बच्चे जहाँ पे गांव में जन्म पैदा हुआ वो हुए, जिला, गांव में गांव में पैदा हुआ पैदा ना तो हुए। जिला जिला हाँ, लगेगा ना। तो मतलब वहीं से दूर ना, या जैसे अब हम यहाँ शिफ्ट हो गए गांव से, तो इस घर हम्म से भी। हम्म, हम्म। अपने जन्म स्थल से दूर और उसका, जैसे कि मान लीजिए जन्म हुआ है खतौली में, खतौली आती है कहाँ पर, जिला मुजफ्फरनगर में। तो जब तक वो व्यक्ति उस मुजफ्फरनगर जिले के अंदर रहेगा, पूरे जिले में, चाहे वो खतौली रह ले, चाहे वो जानसठ रह ले, चाहे वो मुजफ्फरनगर ही रह ले, तब तक उसको सफलता नहीं मिलेगी। उसको अगर सफलता चाहिए तो उसको अपनी जन्मस्थली से पश्चिम की ओर दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि जो शनि है वो पश्चिम दिशा का स्वामी है। इसलिए अपने घर से पश्चिम की ओर जाने पर ही उसको सफलता मिलेगी, और जितना दूर जाएगा उतनी अधिक सफलता मिलेगी। ठीक है। यस मैम। हम्म ये एक रेमेडी भी होती है। अगर आप लोगों से कभी कोई कुंडली दिखा करके पूछता है कि मुझे जॉब नहीं मिल रही है, मेरा काम नहीं बन रहा है, बताइए कब होगा, कैसे होगा, मैंने कितना प्रयास किया, कुछ नहीं हो रहा, और आपको लग रहा है कि दशम या नवम भाव से संबंध आ रहा है शनि का, तो उस व्यक्ति को बेझिझक बोल दीजिए, भाई तुम तो कुएं के मेंढक बने हुए हो, जब तक तुम इस कुएं से नहीं निकलोगे, अपने घर को नहीं छोड़ोगे, तब तक तुमको सक्सेस मिलेगी ही नहीं। वो व्यक्ति अपने माता पिता से भी दूर ले जाता है जातक को, तभी उसका कहना यह है, कर्मठ बनो, अपने कर्म करना स्वयं सीखो। तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम सब कर रहे हो, माता पिता के ऊपर डिपेंडेंट हो पूरी तरीके से, तो ऐसा नहीं होता ना। अपना स्वयं का करो, और जीवन में, जीवन के जो फील्ड है उसमें उतर के देखो कि संघर्ष क्या होता है, तब तुमको समझ में आएगा, और तभी ही ऐसे जातकों को रियलाइज होता है, और उन्हें एक्चुअली में सक्सेस भी तभी मिलती है। ठीक है, स्थायी सक्सेस। यस मैम। चलिए, राजनीतिज्ञ बनने के योग कराती हूँ आपको। 10th हाउस से राजनीति भी देखते हैं ना। चलिए, राजनीतिज्ञ, नो हेडिंग डालिए फटाफट। ये था नहीं आपके सिलेबस में सब, और मैंने सोचा चलिए कराती हूँ, आप लोग को भी पढ़ के अच्छा लगेगा। राजनीतिज्ञ बनने के योग। पहला, लग्न चतुर्थ में, 5वें में, 9वें में और 10वें भाव में, सूर्य की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। अभी क्या कहना चाह रहे हैं यहीं पे क्लियर कर देती हूँ। एक साथ सूर्य इतने सारे भावों में तो बैठेगा नहीं, ठीक है, 5 भावों के अंदर। तो इनका कहने का मतलब है कि लग्न यानी कि पहला हाउस, ठीक है, चौथा भाव लग्न, लग्न यानी जातक, यानी कि मैं, यानी कि मेरा शरीर, चौथा यानी कि जनता का भाव भी इसको कहते हैं, पांचवा मेरे पूर्व जन्मों के कर्मों का भाव, नौवां मेरा भाग्य, और 10वां मेरे कर्म। इनमें सूर्य की स्थिति यानी कि इन भावों को तो आप देखिए, इसके साथ में सूर्य की स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए। क्लियर है? यस मैम। जी मैम। चलिए नेक्स्ट।
दूसरा, इसमें 3 लग्न को देखा जाता है। 3 लग्न। अब 3 लग्न कौन कौन से होते हैं? जन्म लग्न, चंद्र लग्न और सूर्य लग्न। यानी कि एक कुंडली आप बनाइए, चंद्रमा की कुंडली तो बनती ही है, साथ में सूर्य को लग्न मान करके भी एक कुंडली बनाइए। उसमें भी देखिए बलवान होने चाहिए, तीनों में लग्न बलवान होना चाहिए। D1 में भी, चंद्रमा में भी और सूर्य लग्न में भी। नेक्स्ट, नंबर 3, राजयोग अधिक से अधिक होने चाहिए इनकी कुंडली में। ज्यादा से ज्यादा राजयोग हों, जितने ज्यादा राजयोग होंगे उतना ज्यादा इनको प्रबल चांसेस होंगे कि ये पॉलिटिक्स में आएंगे। तो सही, देखिए पॉलिटिक्स में आना बड़ी बात नहीं है, बहुत सारे कार्यकर्ता होते हैं, लेकिन उस आने के बाद में उस स्थिति पर ऊंचा पहुंचना, मेंटेन करना। नवम भाव, दशम भाव और एकादश भाव, भावों को बली होना चाहिए। ठीक है, दशा आपकी फेवरेबल आनी चाहिए भाई, दशा, अंतरदशा। अब पता चला दशा भी शनि की आ गई तो क्या हो गया? मजा ही आ गया ऐसे व्यक्ति का। राजनीति में खड़ा भी होना है, दशा भी फेवरेबल आ गई, सूर्य भी बढ़िया स्थिति में है, तो जीतने के योग प्रबल है ही। अब क्या है? लोकतंत्र या जनता का कारक होने के कारण शनि कुंडली में बली होना चाहिए, क्योंकि जन समूह का जो नेता होता है वो शनि होता है। लग्न या लग्नेश का संबंध राजसिक राशियों। अब राजसिक राशियां कौन कौन सी? कर्क और सिंह। जैसे कर्क और सिंह से, या कुछ मामले में तुला और धनु भी अच्छी राशि मानी जाती है। से हो, क्योंकि कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा किसको? जनता को रिप्रेजेंट करता है। सिंह राशि का स्वामी सूर्य सत्ता या सरकार को इंगित करता है। नेक्स्ट,
तुला का राशि स्वामी सूर्य, वो शुक्र किसको रिप्रेजेंट करता है? धन दौलत को, शोहरत को, मान को, आपको कितना ऊंचाई मिलेगी, ठीक है। और गुरु जो होते हैं धनु, धनु के स्वामी है गुरु, गुरु किसको करते हैं? ज्ञान को। किसको? आप अच्छे रहेंगे या बुरे बनेंगे, आप अच्छे नेता बनेंगे या बुरे बनेंगे, गुरु बताएगा। लग्न या दशम भाव पर मंगल या बृहस्पति या शनि का प्रभाव हो। आत्मकारक ग्रह और अमात्य ग्रह। केंद्र या त्रिकोण में हो। नोट डाउन करिए फटाफट। जब हम कहते हैं त्रिकोण में हो तो 1, 5, 9 ही मेन होता है ना? 5, 9 मेन होता है। एक तो लग्न हो ही है ना, लग्न को तो हम मान ही रहे हैं ना शुभ। 5, 9 तो ये दोनों होने चाहिए त्रिकोण में, आत्मकारक भी और अमात्य कारक भी। हाँ जी, केंद्र में हो या त्रिकोण में हो या दोनों में हो। मैम ये नौवां पॉइंट थोड़ा समझा दीजिए ना। अमात्य कारक ग्रह या आत्मकारक ग्रह क्या होते हैं? मैंने लिखा था ना बेसिक में, बताइए रूबी जी। मैम आत्मकारक वो होता है जिसकी डिग्री सबसे ज्यादा होती है। बिल्कुल, कुंडली की नंबर में। वाला, हाँ बताइए। सेकंड नंबर वाला अमात्य। अमात्य कारक, देखिए मैंने आपको बताया भी था, उस समय भी आपका प्रश्न था अभिषेक जी, मुझे याद है जब मैं ये समझा रही थी कि मैंने आपको ये बताया था कि कुंडली में अमात्य कारक ग्रह कुंडली में जो अमात्य कारक ग्रह होता है वो क्या होता है? अमात्य कारक ग्रह जो होता है वो सेकंड नंबर, आत्मकारक ग्रह होता है वो उसकी डिग्री सबसे ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा डिग्री का जो भी ग्रह मिलेगा कुंडली के अंदर उसको हम आत्मकारक ग्रह कहते हैं, ठीक है। यानी कि वो उसका संबंध आपकी आत्मा के साथ पिछले जन्म से है। नेक्स्ट पे आता है अमात्य कारक ग्रह जो सेकंड नंबर का होता है। ये दोनों ही ग्रह केंद्र में हो, केंद्र यानी 1, 4, 7, 10 में बैठे हो या 1, 5, 9 के अंदर बैठे हो, ठीक है।
तब ऐसे व्यक्ति के राजनीति में जाने के जो योग होते हैं बहुत प्रबल होते हैं, क्योंकि वो उसको कहीं ना कहीं अपना आशीर्वाद दे रहे होते हैं। जी मैम। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। जी मैम। हम्म। नेक्स्ट लिखिए, चलिए। कुंडली में वैरागी बनने के योग। वैरागी क्या होते हैं? साधु सन्यासी। लिखिए। कुंडली में वैरागी बनने के योग। आगे व्यापार मैंने आपको करा दिया। चल, इसको इरेज कर देते हैं। ये हो गया ना? सब नोट डाउन कर लिया? लिखा? हेडिंग डाली? हाँ जी, हेडिंग डाली क्या आप दोनों ने? डाल ली मैम। ओके, चलिए, जी मैम। ठीक है। हम्म। या ये आप कह सकते हैं महात्माओं की कुंडली, या महात्मा बनने के योग, या सन्यासी के योग, सन्यासी बनने के योग। हम्म। पहले कर्क राशि। सबसे पहली बात है, लग्न में कौन कौन सी राशि होनी चाहिए? कर्क राशि किस किस की थी? नाम भी नोट करते जाइए साथ में। शंकराचार्य, अरविंदो घोष, रामानुजाचार्य, और भी कई लोग, मेन मेन लिखवाती हूँ। सिंह राशि किसकी थी? चैतन्य महाप्रभु। इस्कॉन टेम्पल के जो संस्थापक है वो चैतन्य महाप्रभु है ना? योगानंद जी, गुरु नानक देव जी, तुला राशि गुरु गोविंद सिंह जी, तुलसीदास, श्री के एन राव,
वृश्चिक राशि। मदर टेरेसा की नंबर 5। चलो हो गया, बंद कर। धनु, स्वामी विवेकानंद, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी। मकर, भगवान महावीर, स्वामी प्रभुपाद। कुंभ, श्री रामकृष्ण परमहंस, योगी हरभजन सिंह जी कृष्णमूर्ति। ठीक है। अब भाव, योगी राशियां। योग भाव। सेकंड भाव, थर्ड, पंचम भाव। क्यों? क्योंकि सेकंड भाव क्यों है? वाणी का भाव है, वाणी सिद्धि। थर्ड, इनमें से बहुत सारे लोग बहुत अच्छे संगीतकार थे, तो संगीत या गायन वादन द्वारा ईश्वर के भजन करना। मंत्र सिद्धि, एट्थ हाउस। समाधि, नाइन्थ हाउस। धर्म का, धर्म भाव। क्योंकि सन्यासियों की कुंडली में, नोट करिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सन्यासियों की कुंडली में नवम भाव, नवमेश और बृहस्पति, ये तीनों बली होते हैं। लिख लिया? लिखा? नाइन्थ हाउस और क्या? नवम भाव, उसका स्वामी यानी नवमेश, और बृहस्पति यानी जुपिटर बली होते हैं। एंड देन 10th हाउस यानी के कर्म स्थान। अब आ जाएंगे ग्रह। शनि, गुरु, सूर्य, चंद्रमा, बुध एंड केतु। सभी कहाँ हो? केंद्र में एंड त्रिकोण में। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। कुंडली का नेक्स्ट है, कुंडली का उस समय, कुंडली का जो एक आत्मकारक ग्रह एवं नैसर्गिक आत्मकारक ग्रह कौन है? बताएंगे? नैसर्गिक आत्मकारक ग्रह किसको कहा जाता है? मालूम नहीं। कौन है? मालूम नहीं। सूर्य। सूर्य भूल गए? सूर्य आत्मा का कारक सूर्य।
दोनों क्या हो? अनुकूल हो, यानी कि दोनों ही अनुकूल स्थिति में हो या बली हो या शुभ स्थिति में बैठे हो, अपने भाव के हो, उच्च के हो, इस तरीके से देखा जाता है इसको। अब कुछ सूत्र। शनि राहु का बुद्धि अथवा चतुर्थ भाव और बुद्धि के कारक चंद्रमा पर प्रभाव होने से वैराग्य आता है। नेक्स्ट, बुद्धि का कारक बुध को भी मानते हैं। हाँ, बुद्धि का कारक यहाँ पर बुध और चंद्रमा। बुध क्या मन का भी कारक है ना, मनो जब हमारा मन प्रभावित होता है तो बुद्धि को भी हर लेता है ना, तो चंद्रमा को भी बुद्धि का कारक कहा गया है। केतु और गुरु का योग, केतु प्लस गुरु की युति का योग भी आध्यात्मिक होने का योग है। नेक्स्ट, हो गया। यस मैम। लग्न या चंद्रमा से पंचम, नवम या द्वादश भाव में केतु मोक्ष का कारक होता है, क्योंकि बेसिकली इनका जो उद्देश्य होता है वो मोक्ष पाना होता है। ठीक है, कई बार केतु को पंचम भाव में भी अच्छा माना जाता है। कई बार केतु अगर पंचम भाव का है तो भी ये व्यक्ति को मतलब बहुत उच्च स्तर का सन्यासी बनाता है, महात्मा बनाता है। या केतु चंद्रमा की युति हो, केतु पर चंद्रमा की सॉरी गुरु की दृष्टि हो,
नेक्स्ट 12th भाव में स्थित केतु पंचमेश, नवमेश, या गुरु के साथ होना चाहिए। साथ हो तो गुरु शुभ हो जाता है, नहीं तो 12th का गुरु अच्छा नहीं माना जाता। क्योंकि किसके साथ बैठ गया गुरु, यहाँ का भी कारक गुरु है, यहाँ का भी कारक गुरु है, ठीक है। कहाँ बैठ गया, 12वें भाव में। 12वें भाव का कारक भी गुरु है, क्योंकि 12वें भाव का कारक गुरु नहीं है, 12वें भाव का कारक जो है कुछ लोग शुक्र को मानते हैं, कुछ शनि को मानते हैं, लेकिन 12वें भाव का जो राशि पड़ती है काल पुरुष कुंडली में वो गुरु की ही राशि है। तो क्या करते हैं, अगर यहाँ पर केतु हो, केतु किसके साथ, पंचमेश, नवमेश या गुरु के साथ हो, तो ऐसा गुरु शुभ परिणाम होकर के, शुभ होकर के सन्यासी योग बनाता है। सूर्य, बुध, शुक्र और गुरु का संबंध व्यक्ति को उच्च कोटि का सन्यासी या महात्मा बनाता है। ठीक है, क्लियर है। यदि आपको आध्यात्मिक रूप से कभी मन करे कि मैं घर गृहस्थी में फंसा हूं और आध्यात्मिक रूप से आप फिर भी सन्यासी बनना चाहते हैं, सन्यासी का मतलब ये नहीं है कि आपने घर गृहस्थी छोड़ दी और आप भगवा वस्त्र पहन करके आप जो है बिल्कुल प्रभु की राह पर चल पड़े। इसके 4 नियम बताए गए हैं, ठीक है। क्या है पहला नियम, पहला नियम है कि आप घर पे रह करके भी गीता और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। नाम का पाठ करते रहें। दूसरा, भगवान विष्णु के रूप का ध्यान करें। नेक्स्ट नंबर 3, अच्छे व्यक्तियों की संगति। और नंबर 4, दरिद्रों और जरूरतमंदों की सेवा करें। और इसी के साथ आपका 10th भाव समाप्त होता है और साथ में अब आपका कोर्स भी